दोस्तों, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस एक सिंगल वीडियो में लेकर आया हूं, और वो भी यूनिट वाइज। यानी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक एक यूनिट वाइज कर कर मिलेंगे, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के एक सिंगल वीडियो में आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको ये पता चलेगा कि किस यूनिट में किस तरह का क्वेश्चन बनता है और कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले यूनिट की, तो पहला यूनिट है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, और इस यूनिट से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया। तो आप सभी बैक्टीरिया तो ज़रूर जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? तो आपको बता दें कि आर्की बैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बट ये एक ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय जो सबसे पहले जो जीव आया था वो प्रोकैरियोटिक जीव आया था, और वही प्रोकैरियोटिक जो जीव है या फिर बैक्टीरिया है वही कहलाता है आर्की बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की एक खासियत थी कि ये किसी भी एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेता था। चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, या फिर बहुत अधिक अमाउंट में सॉल्ट हो, या फिर इन्वायरमेंट में बहुत कम ऑक्सीजन मौजूद हो, तो इन सभी एडवर्स कंडीशन में ये अपने आप को अडाप्ट करता था। तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले सेल आया वो था आर्की बैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोटोबायोन्ट्स। तो बात आती है प्रोटोबायोन्ट्स क्या है। तो प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, ठीक है। बायोन्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइफ। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो टेक्निकली देखा जाए तो कोई सेल नहीं था, मतलब कोई जीव नहीं थे। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले समुद्र में ही जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन ये उत्पत्ति कैसी थी? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट था। यानी कि कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलकर फॉर्मेशन किए एक तरह से मेम्ब्रेन का। तो जो प्रोटोबायोन्ट्स थे ये एक प्रकार के मेम्ब्रेन थे, या फिर कह सकते हैं एक तरह से प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन थे, जिसके अंदर आपको डीएनए या फिर आरएनए एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलते थे। और इस वजह से इनमें कैटेलिक एक्टिविटी होती थी, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी, और इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता भी पाई जाती थी। आइए चलते हैं यूनिट 1 से जुड़े हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन विथ इट्स इसेंशियल फीचर। यानी कि आवश्यक विशेषताओं के साथ जैव विकास को परिभाषित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें कि आपको 3 थ्योरीज पढ़ने हैं। पहला है डार्विन थ्योरी, जिसके द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा बताया गया है। यानी कि कैसे जीवन की उत्पत्ति होती है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। दूसरा है ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी, और थर्ड है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो तीनों ही जो थ्योरीज हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, और यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग जानना चाहते हैं, तो आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो आपके 6 सेमेस्टर में सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो हमारे जो भी व्यूवर्स नए हैं, जो कि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सिलेबस से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ही वीडियो में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना
इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ आप एक बार डिटेल से हर एक वीडियो को हमारे चैनल पर ज़रूर देखें, और सभी वीडियो के या फिर जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म थ्योरी, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें जर्मप्लाज्म थ्योरी की, तो इसको अगस्त विज़मान ने 1892 में दिया था, और इन्होंने लैमार्क के थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, और उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने चूहे की 21 जनरेशन तक पूंछ काटी, लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा कि किसी भी जनरेशन में चूहे की पूंछ खत्म तो होना तो दूर की बात थी, थोड़ा सा छोटा भी नहीं हुआ। तब इसके बाद विज़मान ने अपने खुद का एक सिद्धांत दिया जो कि हेरिडिटरी के लिए था, और वो थ्योरी था जर्मप्लाज्म थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो तरह के सेल होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है जर्मप्लाज्म सेल, या जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, तो अगर गैमिट को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे गैमिट होते हैं वो जर्म सेल होते हैं, और बाकी जो पूरी बॉडी है वो कैसी सेल है, सोमैटिक सेल है। तो हमारे सोमैटिक सेल में जो कैरेक्टर होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते, जबकि जर्म सेल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई लोहार है, तो लोहार का बेटा लोहार क्यों नहीं हो सकता, या पहलवान का लड़का पहलवान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने अपने पूरे लाइफ में जो भी कैरेक्टर अडॉप्ट किए हैं वो अपने सोमैटिक सेल में अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनका कैरेक्टर जाना होगा तो कौन सा कैरेक्टर जाएगा, जो कि उनके जर्म सेल में है। तो जर्म सेल के कैरेक्टर ही हेरिटेबल होते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है लैमार्किज्म, यानी कि लैमार्कवाद। तो लैमार्किज्म के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। उनका जो मेन कंसेप्ट था, उनका जो मेन थ्योरी था वो था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो भी हम कैरेक्टर अपने जीवन में पाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में जिराफ के बारे में बताया था, और उन्होंने कहा था कि अफ्रीका के जो जिराफ थे स्टार्टिंग में छोटे थे, ठीक है, जैसे बकरी नहीं होते हैं कुछ उस तरह, लेकिन उस समय जो घास थे छोटे छोटे थे तो आसानी से वो खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे पेड़ लंबे हुए, घास खत्म हुए, तो उन्होंने अपने गर्दन को ऊंचा करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनकी जो गर्दन थी और आगे के पैर थे वो लंबे हुए, और ये जो कैरेक्टर उन्होंने प्राप्त किया, ये कैरेक्टर क्या थे, एक्वायर्ड थे। अब धीरे धीरे ये जो कैरेक्टर थे ये इनके आने वाले जनरेशन में जाने लगे, इसलिए इसे बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लैमार्किज्म के बारे में आपको क्या लिखना है, कैसे डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आंसर दे रखा है, और अगर आप डिटेल से चाहते हैं तो मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। आइए चलते हैं यूनिट फर्स्ट के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डार्विनिज्म एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास के आधुनिक कृत्रिम सिद्धांत एवं डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। तो बात करें अगर हम डार्विनवाद की, तो डार्विनवाद के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। वहीं अगर हम बात करें सिंथेटिक, या फिर जिसे हम मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी कह सकते हैं, जिसे कि डार्विन के इवोल्यूशन सिद्धांत के साथ मिक्स करके बनाया गया है, इसे मॉडर्न जेनेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। और इसमें तीन चीज़ों को लिया गया है, एक तो म्यूटेशन है, दूसरा पॉपुलेशन, और तीसरा है एलिमेंट्री फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन आप जानते ही हैं, सडन चेंजेस यानी कि अचानक होने वाले परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं, और एक प्रकार से रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है इवोल्यूशन के लिए, यानी कि बदलाव के लिए। वहीं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इवोल्यूशन का एक तरह से एलिमेंट्री यूनिट है, यानी कि जब भी इवोल्यूशन होगा तो किसी न किसी पॉपुलेशन में होगा। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्री फैक्टर है जो कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, नेचुरल सिलेक्शन है।
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, ये सभी चीज़ें क्या है, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रिकैप्चुलेशन थ्योरी, यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो रिकैप्चुलेशन थ्योरी दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और इस थ्योरी को ओंटोजेनी रिकैप्चुलेशन फाइलोजेनी भी कहते हैं। तो ओंटोजेनी का मतलब क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं ओंटोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी स्पीसीज़ का, और रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है रिपीट होना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो स्टार्टिंग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से इवोल्यूशन को रिपीट करता है, इवोल्यूशन को दिखाता है। जैसे आप फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मानव के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखोगे तो स्टार्टिंग के जो एम्ब्रियो होते हैं वो सब इन सभी के एक जैसे दिखाई देंगे, यानी कि इन सभी का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये एक जैसा होता है, और इसी को हम बोलते हैं रिकैप्चुलेशन थ्योरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो आधुनिक अवधारणा है वो कौन सी है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको मॉडर्न कंसेप्ट पूछता है ओरिजिन ऑफ लाइफ से, तो आपको इसका जो आंसर देना है वो ओपेरिन का जो सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ लाइफ वही देना है, जिसमें कि कुल 8 स्टेप है, और कैसे 1 बाय 1 कौन से स्टेप में कौन से इवेंट हुए हैं AI ओपेरिन ने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले मिलर एंड लुइस पास्चर। तो स्टैनले मिलर और लुइस पास्चर के योगदान का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो स्टैनले मिलर और लुइस पास्चर ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़े हुए इनके एक्सपेरिमेंट है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत एवं जाति की उत्पत्ति का वर्णन देना है। चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और इस यूनिट से जुड़े हुए आपके 100 टाइप के क्वेश्चन अधिक आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है एलीज, दूसरा क्वेश्चन है जीन पूल। जीन पूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे भी बताया है कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्लाइंस, ठीक है, क्लाइंस क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक एक ही बार देखा हुआ है, और अभी तक मुझे देखने को ये क्वेश्चन नहीं मिला है। फ़िलहाल ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। ऑल द पॉपुलेशन आर ऑफ सेम स्पीसीज एज लॉन्ग एज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन लिंक देम। मतलब कि किसी पॉपुलेशन के जो समान जातियाँ होती हैं वो लंबे समय तक आपस में इंटरब्रीड करती हैं और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लाइंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीन क्लस्टर। आइए समझते हैं कि जीन क्लस्टर होता क्या है। तो जो जीन क्लस्टर है एक तरह से जीन फैमिली का एक भाग होता है, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक जीन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये एक ऑर्गेनिज्म के DNA पर पाए जाते हैं, जो कि सिमिलर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि सेम जीन एक्सप्रेशन करते हैं, और एक तरह से सेम फंक्शन भी करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन, यानी कि अति सूक्ष्म और सूक्ष्म जैव विकास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 कंडीशन फॉर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, यानी कि हार्डी-विनबर्ग संतुलन के लिए 5 शर्तें क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है 5 ऐसे कंडीशन जो कि हार्डी-विनबर्ग के लिए ज़रूरी है, यानी कि जब तक ये 5 कंडीशन नहीं होंगे तब तक हार्डी-विनबर्ग का जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है कि पॉपुलेशन की साइज़ बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट न हो, यानी कि कोई भी जीन में चेंजेस न हो पाए। दूसरा कंडीशन है कि पॉपुलेशन क्लोज होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई और अदर माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो न हो सके। थर्ड है म्यूटेशन नहीं होना चाहिए।
फोर्थ कंडीशन है कि जो मेटिंग है यानी कि जीवों के बीच जो इंटरब्रीडिंग है वो रैंडम होना चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन है कि ऑल जीनोटाइप इन पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि किसी भी जो जीनोटाइप है उसको बराबर बराबर चांस मिलना चाहिए रिप्रोडक्शन का और सरवाइव करने का, यानी कि किसी भी प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन है जिससे कि हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को बैलेंस रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सप्लेन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, यानी कि अनुवांशिकी बहाव क्या है, हार्डी विनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या करना है। बात करते हैं यूनिट 3 की जिसका टाइटल है डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में प्रायः लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिकुलर फाइलोजेनी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन डिटरमिनिंग फाइलोजेनीज, यानी कि आणविक जाति वृत्ति से क्या तात्पर्य है और जाति वृत्ति के निर्माण के लिए प्रोटीन और केंद्रक दृश्य के क्या लाभ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स इन डिटेल, तो घोड़ों के उद्धिकार पर आपको डिटेल से बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉसल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसल्स, यानी कि जीवाश्म क्या है और जीवाश्म के जितने भी प्रकार हैं उनकी व्याख्या करना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 का टाइटल है स्पीसीज कंसेप्ट एंड एक्सटिंक्शन, और इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है इनहेरिटेबल वेरिएशन, यानी कि अनुवांशिक विभिन्नताएं। तो अनुवांशिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मूड्स ऑफ स्पेसिएशन, यानी कि प्रजातिकरण का तरीका आपको समझाना है। और इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ स्पेसिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन, यानी कि जाति उद्भवन की परिभाषा देना है और जाति उद्भवन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। यूनिट 4 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कनेक्टिंग लिंक एज एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी कि जीव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक कड़ियों का वर्णन करना है। तो जो कनेक्टिव लिंक है अलग अलग तरह के, उसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि अवशेषी अंग। तो आप सभी ने अवशेषी अंग जरूर पढ़े होंगे और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है कि मानव में 2 बहुत इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। चलते हैं यूनिट 5 की ओर जिसका टाइटल है गैमिट, फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट। तो इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है सर्टोली सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टोली सेल। और आपने अगर टेस्टिस पढ़ा होगा, टेस्टिस का सेक्शन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको सर्टोली सेल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पोलर बॉडीज़। तो पोलर बॉडी आपको oogenesis से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, यानी कि जब ओवा का फॉर्मेशन होता है तो उसी दौरान पोलर बॉडी बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वाइटेलोजिनेसिस, यानी कि जर्दी का निर्माण कैसे होता है ये बताना है। फिर उसके बाद है इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, यानी कि प्रेरित अंड जनन क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन गैमिटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पर आपको लिखना है। और अगर आपने गैमिटोजेनेसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गैमिटोजेनेसिस 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पुरुषों में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन, और फीमेल के केस में होता है oogenesis, यानी कि अंड जनन। और दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लीवेज पैटर्न, यानी कि क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या पैटर्न है। आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो निषेचन क्या होता है, निषेचन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और स्पर्म से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है एक्रोसोम, ये भी आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन गैमेटोजेनेसिस से है। तो यहाँ पर आपको oogenesis और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल मेस्टर्नल साइकिल इन फीमेल मैमल, यानी कि मादा स्तनधारी में जो मासिक धर्म है, जो पीरियड है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जो कि है डेवलपमेंटल जीन। अब डेवलपमेंटल जीन से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है, और इससे फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन है गैप जीन और पेयर रूल जीन, इसके बारे में पूछा हुआ है। इसके बाद होम बॉक्स जीन है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसके प्लेलिस्ट हैं, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर इनसे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस यूनिट से जुड़ा हुआ जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं यूनिट 7 की ओर, जिसका टाइटल है अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस, यानी कि रूपांतरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसके जो अलग अलग टाइप हैं वो भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रिमिटिव स्ट्रिक, डिस्क्राइब द गैस्टुलेशन इन बर्ड, यानी कि आधी रेखा क्या है, पक्षियों में गैस्टुलेशन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होता है, क्योंकि बर्ड से जुड़ा हुआ ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं यूनिट 8 की ओर, जिसका टाइटल है लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस, और इससे जुड़ा हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आई एंड किडनी इन मैमल, यानी कि स्तनधारियों में कैसे आँख और वृक्क का निर्माण होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अभी तक मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन रीजनरेशन, तो पुनर्जनन पर आपको निबंध लिखना है। तो रीजनरेशन से जुड़ा हुआ मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपीमॉर्फोसिस, यानी कि एपीमॉर्फोसिस क्या है, एक्सप्लेन सैलमेंडर लिम्स रीजनरेशन, तो सैलमेंडर में अंग का निर्माण कैसे होता है, अंग के रूप में मतलब पैर का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ AER, यानी कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज इन लिम्ब डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि कशेरुओं के अंग में पाद के विकास में AER की भूमिका का वर्णन करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अर्ली डेवलपमेंट इन बर्ड्स, यानी कि पक्षियों में जो प्रारंभिक परिवर्धन होता है इसका विस्तार से वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एजिंग इन डिटेल, यानी कि एजिंग को आपको विस्तार से बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा और कुछ क्वेश्चन के हमने आंसर भी देखे। बाकी जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बताया हुआ है कि उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपके उस क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाएंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।